गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, इससे पहले वाली बीएनएस की क्लास मैंने सेक्शन 2 पर बनाई थी, जिसमें मैंने आपको 40 प्लस डेफिनेशन वहां पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बताई है कि कैसे आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्या चीजें अंडरलाइन करनी है, क्या चीजें हाईलाइट करनी है, किन चीजों को हमें स्किप करना है, किन चीजों को हमें सिंपल एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड को याद रखना है, कौन सी डेफिनेशन मेंस की है, सारी चीजें मैंने वहां पे कवर की है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएनएस का सेक्शन नंबर 3। देखो, सेक्शन 3 हमें कहता है साधारण स्पष्टीकरण। देखो, आईपीसी जब हम पढ़ते थे तो आईपीसी में इस सेक्शन में जितने सब सेक्शन दिए हैं उनका अलग अलग सेक्शन हम पढ़ते थे। कॉमन इंटेंशन अलग होता था 34 में, 35 में आपराधिक कार्य और इंटेंशन से किया गया काम, 36 में अंशतः कार्य और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। हर एक सेक्शन अलग अलग था, लेकिन बीएनएस में हमारे लिए बेनिफिट ये हो गया कि आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन बीएनएस के एक ही सेक्शन में सबसेक्शंस करके इनको कवर किया गया। अब देखो, साधारण स्पष्टीकरण का जो सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारे मेंस के 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे मेंस में इसमें प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन इंटेंशन का इसमें से हमसे मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस इसमें जो हम सबसेक्शन 8, 7 पढ़ते हैं ये भी हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज छोड़ते हुए बहुत इजी एक्सप्लेनेशंस में आपको ये चीजें बताने वाली हूँ। अब आ जाइए सबसे पहले सबसेक्शन नंबर 1 पे। सबसेक्शन 1 कहता है, ध्यान से सुनना, कि बीएनएस में जितनी भी डेफिनेशंस मतलब परिभाषाएं दे रखी है, जितने भी पनिशमेंट्स दे रखे हैं, जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं, जब जब इन डेफिनेशंस को, इन पनिशमेंट्स को, इन प्रोविजंस को पढ़ोगे तो जो हमारा जनरल एक्सेप्शन अपवादों वाला चैप्टर है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल सुनना कि एक 7 साल का बालक या एग्जाम्पल एक 6 साल का बालक एक्स नामक व्यक्ति का मर्डर कर देता है। एक 6 साल का बालक इस एक्स नाम के व्यक्ति का मर्डर कर देता है, तो यहाँ पे इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीएनएस कहता है कि अगर मर्डर करोगे तो भाई पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। लेकिन अपवादों वाला चैप्टर कहता है कि 7 साल से कम का बालक कोई भी अपराध करे उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब इस 6 साल के बालक का काम भले ही इलीगल है, लेकिन इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इसको अपवादों के चैप्टर का बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखो फिर से कि बीएनएस का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कहता है कि जितनी भी डेफिनेशन पढ़ोगे जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रखो, जितनी भी पनिशमेंट पढ़ोगे अपवादों को ध्यान में रखो, जितने भी प्रोविजन दिए बीएनएस में भाई अपवादों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये कहता है हमें सबसेक्शन नंबर 1। बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है स्पष्टीकरण के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में। मतलब कि पूरे बीएनएस में किसी भी पार्ट में, किसी भी सेक्शन में अगर एक बार तुम्हें एक्सप्लेनेशन बता दिया तो उस एक्सप्लेनेशन को आप सारी जगह ध्यान में रखते हुए चलोगे। मतलब एक स्पष्टीकरण हर एक सेक्शन में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर उसका मतलब उस सेक्शन के लिए इफेक्ट डाल रहा है तो एक स्पष्टीकरण हर जगह हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 3। देखो, सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड, अगर कोई प्रॉपर्टी वाइफ, अगर कोई प्रॉपर्टी लिपिक या अगर कोई प्रॉपर्टी सेवक के कब्जे में है, मतलब कि अगर आपने एक हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के पास है, एक
की प्रॉपर्टी लिपिक के पास है या सेवक के पास है, सर्वेंट के पास है, क्लर्क के पास है, तो जब इनके पास अगर प्रॉपर्टी का कब्जा है तो समझा जाएगा मेन व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का कब्जा है। कि मान लो एक एक्स नाम का व्यक्ति है, इसकी ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का कब्जा इसने अपने सर्वेंट को दे रखा है, तो यहाँ पर जब इसके पास इस प्रॉपर्टी का कब्जा है तो समझा जाएगा कि ये इसी के कब्जे में है। मतलब ओनर की प्रॉपर्टी अगर किसी सर्वेंट को दी जाती है तो माना जाएगा कि यस ओनर का ही वो कब्जा उसके ऊपर है। ये हमें बताता है सबसेक्शन 3। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर आप किसी विशिष्ट पर्पस के लिए, कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए किसी लिपिक या सेवक को अपॉइंट करते हो, उस टाइम पे अगर वो प्रॉपर्टी उस लिपिक या सेवक के पास है तो समझी जाएगी कि वो उस प्रॉपर्टी उस ओनर के पास है। तो सबसेक्शन 1 में हमें कहता है कि अपवादों को ध्यान में रखो, सबसेक्शन 2 में हमें कहता है कि एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखो, सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर इनमें से किसी के पास प्रॉपर्टी का कब्जा है तो समझा जाएगा कि मालिक के पास ही वो कब्जा है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन 4 में डायरेक्ट एक प्री का क्वेश्चन याद रख लो कि कार्यों का, ध्यान से सुनना, कार्यों का निर्देश करने वाले, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार, शब्दों का विस्तार कहां पर है, एरो करके लिखेंगे, अवैध लोपों पर भी है, अवैध लोपों पर भी है। मतलब कि जितने भी एक्ट दिए हुए हैं, जितने भी कार्य दिए हुए हैं, उन कार्यों का निर्देश मतलब डायरेक्ट करने वाले जो शब्द हैं उनका एक्सटेंट हम कहां तक कर सकते हैं, मतलब एक्ट का एक्सटेंट कहां तक किया जा सकता है, तो इलीगल ओमिशन तक किया जा सकता है। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार कहां पर है, अवैध लोपों पर भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा एक प्री का क्वेश्चन कवर होता है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 5। पूरे जगत का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। अब देखो इसका स्टूडेंट मुझे समझ नहीं आता कि इस कॉमन इंटेंशन में इतनी कंफ्यूजन होते क्यों है। कंफ्यूजन वाला 1% भी चांस नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जो सभी का है, इंटेंशन का मतलब है कि आपके माइंड की बात मिल रही है या नहीं मिल रही। एक्स और वाई नाम के व्यक्ति जो है, एक्स और वाई नाम के व्यक्ति जो हैं वो प्लानिंग करके और जेड का मर्डर करते हैं। ये आपस में प्लानिंग करते हैं कि भाई ये काम तू करेगा, ये काम मैं करूंगा, उसको तू पकड़ेगा, उसको मैं पकड़ूंगा, और जाके क्या करेंगे, इसका मर्डर कर देंगे। तो भाई इन दोनों का कॉमन इंटेंशन है, दोनों ही मारना चाहते हैं जेड पर्सन को। अब जब दोनों मारना चाहते हैं, पहले से प्री प्लानिंग कर रहे हैं, काम भी इलीगल है, क्रिमिनल इंटेंशन से कर रहे हैं, तो भाई कॉमन इंटेंशन दिख रहा है ना। जब दोनों एक ही किसी काम को करने के लिए सहमत हो रहे हैं तो वो क्या माना जाता है, कॉमन इंटेंशन माना जाता है, सामान्य आशय माना जाता है। अब बताओ कहाँ कंफ्यूजन है। बात ध्यान क्या रखनी है कि आपस में प्री प्लानिंग है या नहीं है। अगर आपस में प्री प्लानिंग है किसी इलीगल काम को करने के लिए तो भाई इसमें क्या माना जाएगा, कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। बात खत्म। इससे ज्यादा कंफ्यूजन और क्यों क्रिएट करते हो। जब हमारे एग्जाम से, इतनी सी बात से हमारा एग्जाम क्लियर हो रहा है तो क्यों हम डीप में जाते हैं, पता नहीं, रीजन नहीं पता मुझे। चलिए बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 6 से। सबसेक्शन नंबर 6 कहता है कि अगर आप आपराधिक ज्ञान या इंटेंशन से या आशय से ऐसे काम को करने में सहमत हो जाते हो, अगर आपका इंटेंशन है, आपकी नॉलेज है कि वो काम आपराधिक है, आपका इंटेंशन है कि ऐसा काम जो मैं करने जा रहा हूं वो आपराधिक है, अगर उसको करने और करवाने में सहमत हो जाते हो तो भाई सबकी लायबिलिटी इक्वल मानी जाएगी।
सबका कॉमन इंटेंशन है, प्री प्लानिंग की है, आपराधिक ज्ञान का पता है, आपराधिक आशय का पता है, तो भाई सबको क्या माना जाएगा, पनिश किया जाएगा। चाहे जिसकी जितनी लाइबिलिटी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको पता है कि क्रिमिनल नॉलेज से, क्रिमिनल इंटेंशन से काम कर रहे हो तो हर एक की लाइबिलिटी सिमिलर मानी जाएगी, सबको इक्वल ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। ये हमें बताता है सबसेक्शन नंबर 6 पे। सबसेक्शन 7 कहता है अंशतः कार्य द्वारा, सुनना, अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा, अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। अगर आप एक अपराध कर रहे हो, उस अपराध में आधा तो आप कार्य कर रहे हो, कार्य जो होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, आधा आप ओमिशन कर रहे हो, लोप कर रहे हो। तो अगर आधा काम और आधा ओमिशन मिलके अगर अपराध पूरा हो रहा है तो भाई अपराध तो हो रहा है, पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी, भले आधा एक्ट करो आधा ओमिशन करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम क्या माने जाते हैं, अपराध माने जाते हैं। ये हमें बताया जाता है सबसेक्शन नंबर 7 पे। सबसेक्शन 8 पे आते हैं कि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किए जाते हैं। क्या कहा सबसेक्शन 8 में, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किए जाते हैं। अब कई कार्यों से अगर अपराध पूरा होता है और व्यक्तियों की आपस में सहमति होती है तो अपराध पूरा होने पर पनिशमेंट आपको मिलेगी, अपराध पूरा होने पर पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब जैसे ए और बी आपस में दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों की दुश्मनी जेड से है, हमें इसे मारना है। ये कहता है ठीक है भाई, ए जेड से मैं दिन में मिलता हूं तो उसके साथ मैं दिन में खाना खाता हूं, तब मैं 50% जहर दे दूंगा। ये बोलता है ठीक है भाई, रात को तो मैं उससे मिलता हूं तो भाई रात को जब मैं उसके साथ खाना खाऊंगा तो 50% जहर मैं दे दूंगा। अब दोनों काम इल्लीगल कर रहे हैं, क्रिमिनल इंटेंशन है उसको मारने का। तो जब कई कार्यों से मिलकर कोई अपराध होता है तो दोनों के लिए पनिशमेंट क्या होगी, सिमिलर पनिशमेंट मानी जाएगी। दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मर्डर के लिए दोषी हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 9 कि कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करने में लगा हुआ है तो फिर वहां पर उनकी जितनी जितनी लायबिलिटी उनको उतनी के लिए पनिश किया जाएगा। तो ये टोटल हम 9 सबसेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 3 में हम टोटल 9 सबसेक्शन पढ़ते हैं, जिसमें से हमारा मेंस का क्वेश्चन भी है, जिसमें से हमारा प्री का क्वेश्चन भी है और जिसमें हमारे इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके बाद आप डायरेक्ट देखो तो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। देखो एक बात आप सिंपल अपने माइंड में रखो कि अगर किसी चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने की कोशिश करोगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आएगी, लेकिन जब आप समझने से पहले ही माइंड में इतने सारे कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो चीज नहीं समझ आएगी। जब भी कोई चीज समझना चाहते हो तो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको समझने की कोशिश करो कि क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अब कॉमन इंटेंशन में जब हमें पता है कि आपस में प्री प्लानिंग कर रहे हैं, बैठ के योजना बना रहे हैं, उसके बाद जाके अपराध कमिट हो रहा है, तो भाई दोनों को सेम लायबिलिटी से पनिश किया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन क्यों है? इसलिए चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने की कोशिश करो, जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही समझो। डीप में जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी, समझ नहीं आएगा। जितना हमें पता है कि अगर इतना पढ़ने से हमारा जुडिशरी का एग्जाम कवर हो रहा है तो उतना ही रखो ना, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है तो जो चीजें जहां तक समझ आ रही है उतनी चीजों को समझने की कोशिश करो, नोट करो, रिवीजन करो। रिवीजन सबसे ज्यादा मस्ट है। रिवीजन छोड़ दोगे तो पीछे होते जाओगे, रिवीजन करते चलोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, चलिए बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 59 रुपीज की मेंबरशिप में बीएस से कंप्लीट आपको मिल रहा है, बीएनएस के एमसीक्यूज, बीएनएसएस के एमसीक्यूज, मेंस के आंसर राइटिंग आपको मिल रही है। तो 59 रुपीज की मेंबरशिप फटाफट ज्वाइन करके और घर बैठ के अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।